जिक्र है, एक छोटी लड़की रहा करती थी जिसका नाम था डोरेथी। डोरेथी एक फार्म हाउस में रहती थी अपनी आंटी और अंकल एम और हेनरी के साथ। उस दिन डोरेथी अपने डॉग के साथ भी खेलना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। लगता है तूफान आ रहा है, हमें बेसमेंट में छुपना चाहिए। और आंटी ने डोरेथी को बोला कि चलो बेसमेंट में चलते हैं। आ जाओ, चलो, हमें नीचे जाना चाहिए। डोरेथी को बेड के अंदर जाना था अपने डॉग को उठाने के लिए और उसी वक्त फार्म हाउस अपनी जगह से हिलने लगा। डोरेथी कुछ भी पकड़कर अपने आप को बचाना चाह रही थी और अपने डॉग को भी बचाना चाहती थी। उसका डॉग बस बाहर निकलने ही वाला था, उसने किसी तरह उसको पकड़ लिया। उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ आसमान और बादल। और उस वक्त वो जान गई थी कि वो आसमान में है। घर और उसका सर इतनी तेज हिल रहा था कि उसको चक्कर आने लगे। डोरेथी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, इसीलिए वो बेहोश हो गई। डोरेथी एक बहुत तेज आवाज से उठ गई और बेड भी बहुत तेज से उछला, जिसकी वजह से डोरेथी नीचे गिर गई। फिर उसने देखा कि फार्म हाउस अब उड़ नहीं रहा है। खिड़की से सूरज दिख रहा था, जिसने उसे यकीन दिला दिया कि वो जमीन पर है। वो जल्दी से बाहर गई और वो सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही थी। जहाँ तक वो देख रही थी वहाँ तक फूल ही फूल थे। फिर अचानक डोरेथी ने देखा कि छोटे छोटे लोग उसके पास आ रहे हैं। सारे लोगों के सर पर कैप्स थे और उनके हेड्स पर दो छोटी छोटी घंटियां लगी हुई थी और उनके कपड़े भी नीले थे और उन सब की बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं। जब सारे छोटे लोग डोरेथी के पास आए तो अचानक उधर एक छोटी लड़की आई सफेद कपड़ों में। खुशामदीद प्यारी मैजिशियन, मुझे दिल से बहुत खुशी हुई कि आप आई। ये सारे मेरे दोस्त हैं। हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, लेकिन आप जिसे ढूंढ रही हैं मैं वो नहीं हूँ। उस प्यारी परी ने एक जगह पर इशारा किया जहाँ पे डोरेथी का फार्म हाउस था। उसके नीचे कोई मरा हुआ था और उसके पास बहुत चमकदार जूते थे। डोरेथी को एहसास हुआ कि फार्म हाउस चुड़ैल के ऊपर गिरा है। मैंने ये जान करके नहीं किया। ये मेरा कसूर नहीं हो सकता है। अब मैं क्या करूं? तुम्हें बस ये करना होगा कि तुम्हें उस चुड़ैल के जादुई जूते तोहफे के तौर पर कबूल करने होंगे। डोरेथी ने अपने पुराने वाले जूते उतारे और नए जूते पहन लिए। क्या आप मुझे घर ले जाने में मेरी मदद करेंगी? एक ही बंदा है जो आपकी मदद कर सकता है और वो है विजिटर वॉज। अगर आप उस पीले रास्ते के जरिए जाएंगी तो आप एमरल्ड शहर में पहुंच जाएंगी और जब आप वहां पहुंच जाएंगी तो आपको विजिटर वॉल से मिलने के लिए इजाजत लेनी होगी। डोरेथी से बात करने के फौरन बाद वो वहां से चली गई। दोनों ने डोरेथी को अल्लाह हाफिज कहा और वहां से चली गई। जब कुछ वक्त गुजर गया तो डोरेथी और उसके डॉग को थोड़ा आराम करना था, तो वो एक जगह रुक गए। जहाँ पर वो रुकी वहाँ पर उसने एक इंसान को देखा और वो सीधा उसके पास चली गई। हे, तुम कौन हो? सबसे पहले डोरेथी थोड़ा डरी हुई थी, फिर उसके बाद उसने सारी कहानी बताई जो कुछ उसके साथ हुआ। मुझे तो कुछ नहीं पता क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ। तुम तो देख ही रही हो। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूँ तो मुझे निकालो यहाँ से। डोरेथी ने उस बंदे को वहाँ से उतारा जहाँ पर वो खड़ा हुआ था और वो पीली सड़क के रास्ते पर निकल पड़े। काफी देर चलने के बाद जब वो जंगल तक आ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ चमक रहा है। जब वो उसके थोड़ा करीब आई तो उन्होंने देखा कि ये एक इंसान है जो कि बिल्कुल जमा हुआ था। मेहरबानी करके मेरी मदद करो, मैं काफी टाइम से इसी तरह यहाँ फंसा हुआ हूँ। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? कुछ दूर जाओ,
वहाँ पे तुम्हें मेरा ऑयल मिलेगा, तुम उसको मेरे अंदर डाल दो, इस तरह मैं ठीक हो जाऊंगा। डोरेथी ने वैसा ही किया जैसे उसने बोला था। उसने वहाँ तेल लगाया जहाँ उसने बोला था और वो दोबारा चलने लगा। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? डोरेथी ने दोबारा से बताया कि क्या क्या उसके साथ हुआ है। तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? और वो भी उनके साथ जुड़ गया। जंगल में अंधेरा होने लगा और उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी और उनके सामने एक शेर आ गया। लेकिन जब डोरेथी का डॉग भौंकने लगा तो शेर डर गया। आप जैसा बड़ा शेर इतने छोटे से कुत्ते से कैसे डर सकता है? मैं जानता हूँ, मुझ पे जादू हो गया है, मैं अपनी सारी ताकतें खो चुका हूँ। रुको, रो मत, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। हम सब विजिटर वॉल्स के पास जा रहे हैं, हमें उनसे कुछ पूछना है, शायद वो तुम्हें भी हिम्मत दे सके। शेर ने अपने आंसू साफ किए और उनकी बात मानकर उनके साथ चलने को राजी हो गया। वो काफी देर तक चले और स्केयरक्रो ने उनको आसमान में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई और उनकी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। कुछ घंटे चलने के बाद वो एमरल्ड शहर में आ पहुंचे। हम यहाँ विजिटर वॉल से मिलने आए हैं। एमरल्ड शहर में जाने के लिए उनको कुछ ग्लासेस पहनने होंगे क्योंकि उनकी आंखें एमरल्ड की चमकने की वजह से खराब भी हो सकती हैं। सारे घर, सड़कें और यहाँ तक कि सारे लोगों के कपड़े भी हरे थे। सब जगहें चमक रही थीं। आखिरकार वो महल में आ गए। विजिटर वॉल्स को देखने के लिए डोरेथी सबसे आगे गई। डोरेथी कपकपाते हुए अंदर गई। उसने देखा कि एक बड़ा मुंह बाहर आया हुआ है और उसने उससे बोला, मैं हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम बताओ तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मेरा नाम डोरेथी है, मैं यहाँ आपसे मदद लेने के लिए आई हूँ। डोरेथी ने विजिटर वॉल्स को सब बताया जो कुछ उसके साथ हुआ। विजिटर वॉल्स ने बोला कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन बदले में उसे उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना होगा। डोरेथी वहाँ से बाहर रोती हुई आई और उसने अपने दोस्तों को बताया कि विजिटर वॉल्स क्या चाहता है। वो सारे उस चुड़ैल को ढूंढने के लिए राजी हो गए। अगली सुबह उन्होंने एमरल्ड शहर छोड़ दिया और उस चुड़ैल की तरफ जाने का फैसला किया। उस चुड़ैल के पास सिर्फ एक आंख थी, लेकिन वो हर चीज देख सकती थी। जब उसने देखा कि डोरेथी और उसके दोस्त उसके महल में आ रहे हैं, उसने अपनी मक्खियों को बुला लिया। चलो मक्खियाँ, जाओ उधर। डोरेथी और उसके दोस्तों ने देखा कि उनकी तरफ मक्खियाँ आ रही हैं, लेकिन उनके पास भागने का वक्त नहीं था। स्केयरक्रो, सबको ढांप लो ताकि मक्खियाँ हम पे हमला ना कर पाए। जब स्केयरक्रो ने सबको अपनी तरफ से बचा लिया तो मक्खियाँ टिन मैन की तरफ जकड़ गईं और आखिरकार सब की सब मक्खियाँ बेहोश होती गईं और नीचे गिरती गईं। इस बार उस चुड़ैल ने उड़ते हुए बंदरों को डोरेथी और उसके दोस्तों के पास भेजा और उन उड़ते बंदरों ने डोरेथी और उनके दोस्तों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने स्केयरक्रो को एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया और टिन मैन को पहाड़ से नीचे। उन्होंने शेर को भी रस्सियों से बांधा और चुड़ैल के पास ले गए और फिर सारे बंदर डोरेथी के पास आ गए। और जब उन्होंने डोरेथी के पैर में जूते देखे तो उन्होंने उसे कुछ नहीं किया, सीधा चुड़ैल के पास ले गए। जब उस चुड़ैल ने डोरेथी के पैर में उन जूतों को देखा तो वो बहुत डर गई, लेकिन उसने ये भी देखा कि डोरेथी उन जूतों की ताकत से डर नहीं रही। ये जूते मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगी,
मैंने कहा तू मुझे। वो चुड़ैल डोरेथी के थोड़ा करीब आई। तुम्हें कैसे पता कि मैं पानी से खत्म हो जाती हूँ? मुझे माफ कर दो। जैसे ही वो चीखी वो गायब हो गई। सिर्फ उसके कपड़े बच गए। डोरेथी ने सबसे पहले शेर को बचाया और उसके बाद उन सब ने स्केयरक्रो को ढूंढा और टिन मैन को। वो दोबारा एमरल्ड शहर में जा पहुंचे और उन्हें बताया कि हमने उस चुड़ैल से छुटकारा पा लिया है और वो विजिटर वॉल्स को देखना चाहते थे। उस विजिटर वॉल्स ने उन सबको खुशामदीद कहा। जब वो अंदर आए तो उन्हें एक बहुत तेज आवाज आई। मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? टोटो बहुत डर गया और वो पीछे जाकर छुप गया। स्क्रीन के पीछे एक बहुत ही बूढ़ा आदमी नजर आया। वो कुछ अजीब सी चीज अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। और आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। क्या आप विजिटर वॉल्स हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी बताना चाही। असल में वो एक सर्कस में काम करता था। वो हॉट एयर बलून से शोज करता था। एक दिन जब एक बहुत तेज हवा उसकी तरफ आई तो एमरल्ड शहर के लोग समझे कि ये कोई जादुई इंसान हमारी तरफ आ रहा है और उन्होंने उसको शहर चलाने का बोला और उसने उनकी बात मान ली। पर आपकी तमाम बातों का क्या हुआ? विजिटर वॉल्स ने बताया कि वो उनको दिल दे सकता है। वो पीछे गया और एक नकली दिल उनको दिया अपने डब्बे से। टिन मैन को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और फिर वो स्केयरक्रो के पास आया। उसने उसके सर के ऊपर से टाके हटाए और कुछ जड़ी बूटियां उसके अंदर डाल दी और टाके वापस लगा दिए। अब उस शेर की बारी थी। उसने कुछ जादू एक बाउल के अंदर डाला और उस शेर को उसे पीने को कहा। उस शेर ने उसे पी लिया। अचानक उसके अंदर बहादुरी आ गई और वो बहुत जोर से चीखा। विजिटर वॉल्स उनको देखकर खुश हुआ। असल में उसने उन्हें कुछ नहीं दिया। जो भी चीजें उन्होंने उससे मांगी थीं, वो उनके पास पहले से ही थीं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब तुम्हारी बारी है बेटी। अब तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम लोग चाहते थे। अगर तुम अपने जूतों को 3 बार रगड़ोगी तो तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। तो जब भी मैं चाहूँ मैं घर जा सकती हूँ? हाँ, और मैं भी हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगा। और मैं भी वो कर सकूंगा जो मैं चाहता हूँ। और मैं भी एक बहादुर शेर बन गया हूँ। डोरेथी ने अपने दोस्तों को गले लगाया। उसने अपने दोस्तों को दुआएं दी। उसके बाद उसने अपने डॉग को पकड़ा, अपने जूते को 3 दफा दबाया और उसने बोला कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर बाद उसने अपने आप को गार्डन में पाया। जल्दी से उसने इधर उधर देखा और उसने देखा कि उसके अंकल और आंटी उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। देखो, हम घर पर हैं। Sa isang maaliwalas na araw, lumabas at namasyal si Alice at ang kanyang kapatid. Nagbasa ng libro ang ate ni Alice. Siya naman ay walang magawa kaya nainip siya. Habang nag-iisip kung ano ang pwede niyang gawin, isang puting kuneho ang dumaan. Kinakausap ng kuneho ang kanyang sarili. Natigilan si Alice dahil hindi pa siya nakakakita ng nagsasalitang kuneho. Kinuha ng kuneho sa bulsa ang kanyang relo. Ay naku, mahuhuli na ako. Nagmamadali niyang sinabi. Labis na namangha si Alice sa nakita niya. Kaya sinundan niya ang kuneho.
Pumasok ang kuneho sa butas ng isang punong kahoy at pumasok din si Alice sa butas na yon. Pagdakay, natagpuan niya ang sarili na nahuhulog sa isang balon. Napakalalim ng balon at patuloy, ngunit mabagal siyang nahuhulog. Habang pababa, nakakita siya ng mga larawan, maliliit na damit at istante. Sa wakas ay bumagsak siya sa isang malambot na bagay. Sa harap niya ay may mahabang pasilyo. Bumangon si Alice at nagsimulang maglakad. Sa kahabaan ng pasilyo, maraming nakapinid na pintuan. At nawala ang kuneho. Natakot si Alice na baka hindi siya makalabas doon. Sa sandaling yun, nakita niya ang isang maliit na gintong susi sa mesa na may 3 paa. Kinuha niya ang susi at sinubukang buksan ang lahat ng pinto. Ngunit masyadong maliit ang susi para sa mga pintuan. Malungkot na tumingin siya sa paligid. Nakakita siya ng isang maliit na pinto sa likod ng kurtina. Nang ipasok niya ang susi sa kandado, nabuksan niya agad ang pinto. Tuwang-tuwa si Alice na bumukas ang pinto. Sa kabila ng pintuan ay may napakagandang hardin. Ngunit hindi siya kasya sa pintuan. Hindi makalabas si Alice. Binalikan niya ang mesa. Napansin niya ang isang bote na may nakasulat na, "Inumin mo ako." Kinuha ni Alice ang bote at uminom. Habang umiinom siya, nagsimula siyang lumiit. Nang makuha niya ang sapat na liit, naisip niya na magkakasya na siya sa pintuan. Ngunit nang kukunin niya ang susi, napagtanto niya na napakaliit niya upang maabot ang mesa. Naiyak tuloy siya. Sa sandaling yun, nakita niya ang isang cake sa sahig. May nakasulat sa cake na, "Kainin mo ako." Kaya kumagat si Alice sa cake. Sa sandaling yun, lumaki siya ulit. Ngayon ay makukuha niya ang susi. Ngunit napakalaki niya upang makadaan sa pintuan. Masyadong napagod si Alice. Sa kawalang pag-asa ay naiyak na naman siya. Dumaloy ang luha mula sa kanyang mga mata. Nagsimulang bumaha at umabot sa dulo ng pasilyo. Bigla ay nagmamadaling dumaan ang puting kuneho. Tinawag siya ni Alice. "Sir, pakiusap! Sandali lang! Tulungan mo ko!" Ngunit mabilis na nakalayo ang kuneho. Hindi niya napansin si Alice. At habang tumatakbo siya, nalaglag ang guwantes at pamaypay niya. Pinulot ni Alice ang mga ito. At nang gamitin niya ang pamaypay, lumiit na naman siya. Sa sandaling yun, nadula siya at bumagsak sa baha. Inanod si Alice ng baha at marami pang iba't ibang mga hayop ang inanod din ng baha. Nang makarating sila sa baybayin, basa silang lahat. Nakita ulit ni Alice ang kuneho. Akala ng kuneho na si Alice ang kanyang kasambahay at inutusan niya na kunin ang guwantes at pamaypay sa kanyang bahay. Nagpunta si Alice sa bahay ng kuneho sa kagubatan. Pagpasok niya, nakita niya agad ang guwantes at pamaypay. May nakita rin siyang bote sa lamesa. Nilapitan niya ang bote at naisip na kung iinumin ko to, baka bumalik ako sa aking normal na laki. Ininom niyang lahat ang laman ng bote. Lumaki nga siya, pero sobra-sobra naman na hindi na siya makagalaw sa bahay. Anong gagawin ko ngayon? Paano ako lalabas dito? Samantala, naiinip na ang kuneho at nauubos na ang pasensya niya. Si Alice naman ay kinatakutan ng mga hayop. Kaya binato nila ang bahay at binasag ang mga bintana. Ang mga bato na nakapasok sa bahay ay naging maliliit na cake. Nang kainin ni Alice ang cake, nagsimula siyang lumiit at nakalabas siya ng bahay. Ngunit sa kasamaang palad, lumiit naman siya ng husto.
Kawawang Alice, sa sobrang liit niya, nawala na siya sa kakahuyan. Nag-isip siya kung ano ang maaari niyang gawin upang makabalik sa kanyang normal na laki. Sa sandaling yun, nakakita siya ng isang tuta sa dakong malayo. Natutuwang tinawag niya ang tuta. Napagtanto niya kung gaano siya kaliit sa paglapit ng tuta. Halos maapakan siya ng mga paa nito. Habang tumatakbo siya, nabangga siya sa isang kabute. May isang asul na uod sa kabute. Tinanong niya ang uod kung ano ang maaari niyang gawin upang makabalik sa kanyang normal na laki. Matalinong sumagot ang uod. Ang isang gilid ng kabute na aking kinatatayuan ay magpapalaki sa'yo at ang kabilang panig ay magpapaliit naman sa'yo. Kumuha si Alice ng maliit na piraso mula sa kabute at sinubo niya ito. At lumaki siya ng sobra-sobra. Hindi na niya makita ang mga paa niya. Upang lumiit siya sa kanyang normal na laki, pumitas siya mula sa kabilang panig ng kabute. Sa pamamagitan ng pagkain mula sa magkabilang panig ng kabute, nagawa niyang bumalik sa kanyang tamang laki. Kumuha siya ng tig-isang piraso sa bawat panig ng kabute at binaon niya. Habang naglalakad, nakakita siya ng isang maliit na bahay. Ngunit upang makapasok siya, ay kailangan niyang lumiit. Kumain siya ng piraso ng kabute na nagpapaliit. Pagpasok ni Alice sa bahay, naroon agad siya sa kusina at doon ay may isang dukesa na nakatayo at may kargang sanggol. Sa sahig ay may isang matabang pusa na nakatingin kay Alice at nakangiti. Ngayon lang nakakita si Alice ng nakangiting pusa. Kaya nagtanong siya, bakit po ganyan ang ngiti ng pusa? Dahil ito ay isang Cheshire Cat, sabi ng dukesa. Maya-maya, naglaho ang pusa. At umiyak ang sanggol. Ipinasa ng dukesa ang sanggol kay Alice. Ihili mo ang sanggol at patahanin mo siya. Aalis ako at makikipaglaro sa reyna. Hinele ni Alice ang sanggol. Biglang lumitaw ang pusa at nakangiting kinausap niya si Alice. Hanapin mo kaya ang Mad Hatter at ang March Hare. Pero ingat, dahil pareho silang baliw. Pagkatapos ay naglaho uli ang pusa. Galit na sinigawan ni Alice ang pusa. Tumigil ka nga sa biglang paglaho at paglitaw. Nakakagulat eh. Nakangising lumitaw na naman ang pusa. O sige, dahan-dahan akong mawawala. Simula sa kanyang buntot, unti-unting naglaho ang pusa, maliban sa kanyang mukha. Umalis si Alice sa bahay na yon, at di nagtagal ay natagpuan niya ang bahay ni March Hare. Nagtsatsaa ito kasama si Mad Hatter sa ilalim ng puno. Naglagay si March Hare ng dayami sa pagitan ng kanyang tainga. Hindi maintindihan ni Alice kung bakit kailangan maglagay ito ng dayami sa ulo. Si Mad Hatter naman ay may suot na sombrero. Sa pagitan nila, may isang daga na natutulog sa mesa. At pareho silang nagpatong ng braso sa daga. Ginamit nila itong unan. Nang makita nilang parating si Alice, tumutol sila at sinabing wala nang mapupwestuhan. Hindi no, marami pang upuan. Tinanong ni Mad Hatter si Alice. Sa palagay mo, bakit mukhang mesa ang uwak? Bakit sa palagay mo? Hindi ko alam. Nainis si Alice sa mga hangal at bastos na biro ni na Mad Hatter at March Hare. Sinabi niyang ito ang pinakawalang kwentang napuntahan ko at umalis na siya. Napansin ni Alice ang isang pintuan sa puno. Pagpasok niya, nakakita siya ng isang gintong susi. Ang gintong susi ang nagbukas ng pinto sa isang magandang hardin. Paglabas niya sa hardin, nagulat si Alice. Ang mga hardinero ng Queen of Hearts ay pinipinturahan ng pula ang lahat ng mga puting rosas. Lahat sila ay mukhang baraha. Tinanong sila ni Alice. Nagtataka ako,
bakit niyo po kinukulayan ng pula ang mga puting rosas? Sumagot ang hardinero. Gusto ng reyna ng mga pulang rosas, ngunit hindi sinasadya na ang napalaki namin ay mga puting rosas. Kung malalaman nito ng reyna, ipapaputol niya ang ulo namin. Sa sandaling yun, dumating sa hardin ng Queen of Hearts. Ang mga sundalong kasama niya ay mukhang baraha din. Inimbitahan ng Queen of Hearts ang kakaibang batang ito na maglaro ng croquet. Hindi pa nakakita si Alice ng isang palaruan ng croquet na tulad nito. Ang bola nila ay hedgehog at ang croquet mallet nila ay mga flamingo. Sa kalagitnaan ng laro, nag-away-away ang mga manlalaro at nagbatuhan ng hedgehog. Labis na ikinagalit ito ng reyna. Bigla siyang tumadyak sa sahig at sumigaw sa galit. Pugutan ng ulo ang lahat ng nakipag-away. Galit na galit ang Queen of Hearts. Pinahinto niya ang kasiyahan. Maya-maya, may malakas na tinig na nag-anunsyo. Magsisimula na ang paghuhukom. Ang lahat ay nagtungo sa korte. Isang paglilitis ang gaganapin para kay Jack of Hearts na di umano'y nagnakaw ng empanada sa kusina ng reyna. Hindi nahuli sa akto si Jack of Hearts nang mangyari ito, kaya hindi siya naparusahan agad. Sa isang magandang araw sa tag-init, ang ating Queen of Hearts ay nagluto ng masarap na empanada at ninakaw ito ni Jack of Hearts. Sumigaw ang hari mula sa kanyang kinauupuan. Tawagin ang unang saksi. Si Mad Hatter ang unang saksi. Nang magsalita si Mad Hatter bilang saksi sa harap ng hari, biglang lumaki si Alice. Inihayag ng puting kuneho na oras na para kay Alice na maging saksi. Nang marinig ni Alice na tinawag ang kanyang pangalan, tumayo siya agad. Nakalimutan kung gaano siya kalaki. Sumabit ang kanyang damit sa bangko, natumba ito at nahulog sa sahig ang mga miyembro ng hurado. Hiniling ng reyna kay Alice na sabihin ang lahat ng nalalaman niya. Wala po akong alam dito, sagot ni Alice. Galit na sumigaw ang reyna. Wala! Pugutan din siya! Matapang naman na sumagot si Alice. Wala akong pakialam sa inyo. Hindi kita reyna, kaya wala kang magagawa sa akin. Pagkasabi niya nito, ang hari, ang reyna at lahat ng mga baraha ay lumipad patungo kay Alice. Sumisigaw palayo, sinubukan ni Alice na hulihin sila. Ang lahat ng kaguluhan ay naging malaking ipo-ipo ng mga baraha na bumalot kay Alice. Pati mga dahon ay lumilipad sa paligid niya. At natagpuan niya ang sarili sa pinasyalan nilang magkapatid. Tinatawag siya ng kanyang ate. Alice! Hoy! Gumising ka! Nang magising si Alice, napagtanto niya na ang lahat ay isang panaginip. Oh wow! Panaginip lang pala! Ang ganda ng panaginip ko! Ate, kukwento ko sa'yo ang napaginipan ko. May nakita akong isang puting kuneho. Tapos... कई सालों पहले हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक डार्लिंग फैमिली रहती थी। उनकी फैमिली में 3 बच्चे थे। उनके नाम थे जैन, माइकल और वेंडी। वेंडी हमेशा अपनी माँ को बताती थी कि किस तरह से पीटर पैन उसके कमरे में बांसुरी बजाता था। माँ हमेशा उससे कहती थी कि ये सब एक वहम है। कमरे में पत्ते भी दिखाई देते थे जो उसे उलझन में डाल देते थे। वेंडी हमेशा से कहती थी कि पत्ते पीटर पैन से गिरते हैं। एक रात जब उसके माँ बाप घर से बाहर गए हुए थे और बच्चों को घर पर अकेला छोड़ा था, जब उन्हें नींद आई वो सारे सो गए। पीटर पैन कमरे में आया और उन पत्तों को ढूंढने लगा जो वो कमरे में छोड़ गया था। उसी वक्त वेंडी जाग गई। पीटर पैन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आप असली हैं ऐसा कोई नहीं मानता। वेंडी ने पत्ते वापस कर दिए जिन्हें वो पीटर के लिए छुपा रही थी। उसे पीटर बहुत पसंद आया। वेंडी, क्या मैं तुम्हें एक अनोखी कहानी सुना सकता हूँ? मुझे नकली कहानी नहीं सुननी है। मैं एक पीटर पैन बनना चाहती हूँ। उसी वक्त पीटर की छोटी दोस्त परी टिंकरबेल खिड़की से अंदर आई।
मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। क्या तुम मेरे बिना एक नए सफर की तैयारी कर रहे थे? तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना कुछ कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वेंडी ने अपने भाइयों को जगाया। उन्होंने पीटर पैन और टिंकर बेल को हैरानी के साथ देखा। अच्छा, तो तुम उड़ने के लिए तैयार हो? टिंकर बेल ने परों की मिट्टी फेंकी और वो सारे हवा में उड़ने लगे और सब ने एक साथ घर छोड़ दिया। बच्चे नेवरलैंड की तरफ जा रहे थे। लंबे सफर के बाद वो नेवरलैंड पहुंचे। जल परियां, जंगली जानवर, पाकिस्तानी समुद्री डाकू और खोए हुए लड़के भी थे। उन सब में सबसे खतरनाक थे कैप्टन हुक। कैप्टन हुक पीटर पैन का दुश्मन था। इसकी वजह ये कि एक बार जब वो लड़ रहे थे, पीटर ने उसका हाथ काटा था और एक बड़े मगरमच्छ ने वो खा लिया था। उसके हाथ के साथ उसने घड़ी भी निगल ली थी और इसीलिए मगरमच्छ हमेशा टिक टॉक आवाजें करता था। इसलिए कैप्टन हुक को हमेशा पता चल जाता था कि मगरमच्छ आसपास है, उसकी टिक टॉक आवाज की वजह से। उसे अपनी दूरबीन से चारों तरफ देखते हुए उसे सामने की पहाड़ी पर पीटर पैन बच्चों के साथ नजर आया। उसने फौरन अपने आदमियों को बम फेंकने का हुक्म दिया। पीटर पैन और बच्चों का बम से निकलना बहुत मुश्किल था। टिंकर बेल, तुम बच्चों को किसी महफूज जगह ले जाओ, मैं हुक को देखता हूँ। टिंकर बेल को वेंडी से बहुत जलन होती थी, इसलिए वो उसे पीटर पैन से दूर रखना चाहती थी। उसने एक बहाना बनाकर उसने वेंडी को पहाड़ी पर छोड़कर जैन और माइकल को वो एक महफूज जगह ले गई। उन तीनों में से एक लड़के ने वेंडी को दूर से देखा और उसे दुश्मन समझकर मार दिया। उसी वक्त पीटर पैन कैप्टन हुक से लड़ रहा था, लेकिन अचानक उसका हाथ खाने वाले मगरमच्छ को देखकर वो डर कर वहाँ से भाग गया। जब पीटर पैन वापस आ रहा था, तब उसने वेंडी को चट्टानों पर बेहोश पड़ा देखा। वो बहुत परेशान हो गया। खोए हुए लड़कों को बहुत दुख हो रहा था जब उन्हें पता चला कि वेंडी दुश्मन नहीं बल्कि पीटर की दोस्त थी। मैंने बच्चों को तुम्हारे हवाले किया था। टिंकर बेल को भी बहुत दुख हुआ और उसे महसूस हुआ कि उसने बहुत गलत किया है। मुझे माफ कर दो पीटर, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। खोए हुए बच्चों ने वेंडी और उसके भाइयों के लिए बहुत अच्छा घर बनाया। रात में वो सभी पेड़ों के नीचे सोते और वेंडी की कहानियाँ सुनते और पीटर घर के बाहर निगरानी करता था। एक दिन जब वो चट्टानों पर आराम कर रहे थे, उन्होंने समुद्री डाकू को आते हुए देखा। उन डाकुओं ने पाकिस्तानी शहजादी को अपना गुलाम बना लिया था। पीटर पैन और उसके लड़के उसे बचाने के लिए चले गए। उनके और समुद्री डाकुओं के बीच बहुत लड़ाई हुई। आखिर में उन्होंने बेटी को बचा लिया और उसे समुद्री बादशाह के पास ले गए। उस दिन के बाद पीटर पैन, पाकिस्तानी लोग और खोए हुए लड़के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इतना ही नहीं, समुद्री बादशाह ने लड़कों की हिफाजत करने के लिए अपने 2 सिपाहियों को पीटर पैन के साथ रहने का हुक्म दिया। बेशक कैप्टन हुक को इस बारे में पता चल चुका था। एक दिन मैं तुम्हें हराऊंगा पीटर पैन, और तुम बच नहीं पाओगे। एक रात जब वेंडी अपने घर वालों की कहानी बताने लगी, तो पीटर को एहसास हुआ कि वो और उसका भाई घर वालों को कितना याद कर रहे हैं। इसलिए उसने कहा कि अगर वो चाहे तो वो वापस जा सकते हैं, पर वो रहना चाहते थे। जब वो लंबे सफर के लिए पैकिंग कर रहे थे, तो समुद्री डाकू ने उन पर हमला किया।
पाकिस्तानियों के लिए जाल फैलाकर उन्हें पकड़ने के बाद समुद्री डाकुओं ने लड़कों को पकड़ लिया। पीटर पैन घर पर सो रहा था और लड़कों के साथ क्या हुआ इस बात से अनजान था। कैप्टन हुक ने उसे सोते हुए देख लिया था। वो पीटर पैन के घर का दरवाजा खोल नहीं सका। फिर भी उसने साथ लाया जहर दरवाजे के नीचे डाल दिया, जिसकी वजह से पीटर देर तक सोता रहा। पीटर पैन पूरे दिन सोता रहा और जब वो उठा टिंकरबेल अंदर आई। जो कुछ भी लड़कों के साथ हुआ उसने बताया। पीटर पैन और टिंकरबेल दोनों लड़कों को बचाने के लिए निकल पड़े। जब वो समुद्री डाकुओं के डेरे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पहरेदारी पर कोई समुद्री डाकू नहीं था। जब वो चट्टान की दूसरी तरफ गए तो वहाँ का नजारा देखकर बहुत हैरान हो गए। वेंडी, जैन, माइकल और खोए हुए लड़के सभी खंभों से बंधे हुए थे और कैप्टन हुक हाथ में जलती हुई लकड़ी पकड़ा हुआ था। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? वेंडी, जो सबसे बड़ी थी, उसने बोलना शुरू किया। मेरे दोस्तों, मेरे आखिरी अल्फाज वही होंगे जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताए थे। अगर आज वो यहाँ होती तो कहती कि डरने की कोई बात नहीं और बहादुरी से अपनी मौत का सामना करो। बहादुर बनो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, हमेशा। वेंडी की बात सुनकर कैप्टन हुक को बहुत गुस्सा आया। वो उसे कश्ती पर ले आया और उसे खंबे पर बांध दिया। उसी वक्त पीटर पैन और टिंकरबेल लड़कों को बचाने के लिए वहाँ आ पहुँचे और उसी वक्त पाकिस्तानी समुद्री डाकू भी वहां आ पहुंचे। इससे पीटर पैन बहुत खुश हुआ क्योंकि उनकी मदद से उन्होंने लड़कों को बचा लिया। अब वेंडी को आजाद करवाने का वक्त था। पीटर पैन और लड़के कैप्टन हुक के जहाज पर पहुंचे, जहां कुछ ही समुद्री डाकू बचे हुए थे और जब उन्हें एहसास हुआ कि वो पिट जाएंगे, वो जहाज से कूद गए। अब तुम्हारे पास बचने के लिए कोई जगह नहीं है, तुम बच नहीं सकते। पीटर पैन और लड़कों ने कैप्टन हुक की तरफ बढ़ना शुरू किया ताकि वो पीछे की तरफ जा सके और अचानक उसने एक आवाज सुनी। वो आवाज जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। डर के मारे जब कैप्टन ने पीछे मुड़कर देखा तो मगरमच्छ उसका पानी में गिरने का इंतजार कर रही थी। बचाओ! पलक झपकते ही वो कश्ती के दूसरी तरफ भागा और पानी में कूद गया। जितनी जल्दी हो सका उसने तैरना शुरू किया। पीटर पैन और लड़के हंसने लगे। उस वक्त से कैप्टन हुक का जहाज अब लड़कों का था और उनके कैप्टन अब पीटर पैन थे। हम आपके हुक्म के लिए तैयार हैं कैप्टन। चलो चलते हैं। लड़कों ने रस्सियों को उतार दिया और जहाज के बांध खुद ब खुद खुलने लगे। चलो टिंकरबेल, उड़ते हैं इन बच्चों के घर की तरफ। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हुए। वेंडी, जैन, माइकल अपने घर वालों के पास जाने वाले थे जिन्हें वो बहुत याद कर रहे थे। टिंकरबेल ने परों की मिट्टी फेंकी। अचानक जहाज हवाई जहाज बना और आसमान में उड़ने लगा। वेंडी घर जाने के लिए और उन्हें पीटर पैन, टिंकरबेल और नेवरलैंड के बारे में बताने के लिए बेचैन थी। उस दिन से नेवरलैंड उनका दूसरा घर था और पीटर पैन उनका सबसे अच्छा दोस्त।